हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और आज अपने इस अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, जिसका शीर्षक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सामान्य सी बात है कि जीवों में जनन। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हम इस विषय में। यदि किसी जीव में जनन की क्रिया ना होती, सपोज दैट आप यह कल्पना करिए कि किसी जीव में जनन की क्रिया ना होती, तो क्या उनकी स्पीसीज आज इस पृथ्वी पर होती? नहीं होती। जाहिर सी बात है कि जो जीव आज इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उनके पूर्वजों में जनन की क्रिया है। अब ये अलग बात है कि अपने पूर्वजों जैसे क्यों नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे तो हम बंदरों जैसे क्यों नहीं है। तो ये तो आ जाता है जैव विकास के प्रक्रम में, जिसका टॉपिक मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन, पहले आप टॉपिक पर ध्यान दें। रिप्रोडक्शन इसी को तोड़ दिया जाए तो रिप्रोडक्शन दो बार में लिया जाएगा। री अलग कर देते हैं, प्रोडक्शन अलग कर देते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, री मीन्स होता है पुनः और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। यदि जीव में अपने जैसी संतान फिर से उत्पन्न करने की क्षमता है तो वह रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। यदि किसी जीव में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाएगा। क्लियर? तो यह टॉपिक हो गया, सिर्फ हो गया रिप्रोडक्शन की मीनिंग। इन ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं, ओनली लिविंग थिंग्स की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। नॉन लिविंग थिंग्स में हम रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते। कि आप सोचिए कि अगर ये नॉन लिविंग डेस्क है, बेंच है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इसमें भी आज 2 डेस्क है, कल 4 डेस्क हो जाएगी रूम में, तो ऐसा संभव नहीं है। रिप्रोडक्शन का केस सिर्फ उन्हीं में जीवों में होता है जिसमें जो सजीव हो, जो एलाइविंग थिंग्स हो। क्लियर? तो यहां पर ये रिप्रोडक्शन का केस आया। अब आप आगे देखेंगे, दूसरा मैंने दिया रिप्रोडक्शन के बाद। रिप्रोडक्शन यह सभी जीवों का एक मौलिक कार्यक्रम होता है। एक मौलिक कार्यक्रम से हमारा अभिप्राय यह होता है कि जैसे सपोज करिए आप, हर जीव अपनी जात को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीव अपनी जाति को चलाने के लिए स्वतः उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई जीव अपनी जनसंख्या को न आगे बढ़ा सके तो उसकी संतति, उसकी संतानें, उसका जो है अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाता है। आप लोग सिंपली ह्यूमन बींग्स के केस में देख लीजिए, ढेर सारे ह्यूमंस ऐसे मिलेंगे जो अनमैरिड हैं। अनमैरिड का जो है प्रोसेस ये हो गया कि वह यहां तक इनकी जनरेशन चली, अब इसके बाद इनकी कोई संतान नहीं है। तो संतान न होना यह स्पष्ट कर देता है कि अब इन्होंने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बंद कर दिया। आइए आगे देखते हैं, एक और टॉपिक पर ले चलते हैं आपको। जिन जीवों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उनकी संतानें बढ़ रही हैं। ध्यान दीजिएगा कि रिप्रोडक्शन ऑल ओवर एज नहीं होता, होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड नहीं होता, समस्त जीवन काल में रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन की एक निश्चित अवधि होती है, जनन का एक निश्चित काल होता है। कि जैसे सभी जीवों के जन्म का निश्चित काल होता है, हम एक एक करके आपको भी एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। सभी जीवों के जन्म का अपना एक निश्चित काल होता है और इसी काल को हम जो है इनका जननिक काल बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, आइए देखते हैं। इसका जो सेकंड टॉपिक आ रहा है, तो फर्स्ट टॉपिक को मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया अभी, वाटर रिप्रोडक्शन जो है जनन क्या है। जनन से अभिप्राय हमारा ये निकला कि फिर से अपने जैसी नई संतानों को उत्पन्न कर देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जनन का। नोट करना चाहते हो नोट कर लो। क्लियर हो गया?
जीव में फिर से अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनन में अपने जैसी जो शब्द यूज किया जा रहा है, यह टॉपिक जो आया ये डीएनए से आया है। क्योंकि डीएनए पर जेनेटिक कोड होते हैं। आपने जो क्लास 11th या क्लास 10th में जो डीएनए का टॉपिक पढ़ा होगा, तो डीएनए में आपने देखा होगा कि डीएनए है तो AGCT, ये डीएनए का कोड होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए का कोड होता है AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो ये डीएनए के कोड होते हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को, माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करते हैं, जो कि पूरी तरह से जीन पर आधारित होते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं? जीन पर आधारित होते हैं। अगर जीन को देखा जाए तो जीन ही है जो माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले आने का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? जीन ही है जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करते हैं। अगर जीन ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो माता पिता के गुण संतानों में नहीं आएंगे। और यह जो तथ्य आया सामने, लाइफ विटनेस टेंड्स टू द लाइफ, जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतानें होती हैं। तो इससे एक अभिप्राय और निकलता है कि माता पिता जैसी ही संतानें होती हैं। कहने का अर्थ यह रहा कि ह्यूमन बीइंग से आप ह्यूमन बीइंग्स की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। अगर काऊ है, गाय है, तो आप उससे सिर्फ काऊ की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। आप बफेलो है तो उससे आप बफेलो की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। भैंस है तो उससे, कोई बर्ड्स ले लीजिए आप, पैरट है, तोता है, तो उससे आप तोते की ही उत्पत्ति की व्याख्या, उससे कोयल की उत्पत्ति की व्याख्या आप नहीं कर सकते कि तोते से कोयल पैदा हो गई, एक कौवे से जो है तोता पैदा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। जो जीव है वह अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न करता है। मैंने यह टॉपिक सिर्फ इसलिए बताया कहीं आपके दिमाग में यह बात ना आ जाए कि हु बहु जस्ट लाइक एज मींस एट ए क्लोन। क्लोन नहीं पैदा करता, अपनी जैसी संतान पैदा करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में देखिए, हमारे माता पिता के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख है, नाक है, कान है, शरीर पूरी बॉडी जिस तरह से है, हमारे भी बॉडी में सारे ऑर्गन हैं। अब ये कहिए कि अगर जस्ट एज लाइक हम माता पिता जैसे ही हो जाएं तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्लोन बोला जाएगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में, जीव विज्ञान की भाषा में उसको क्लोन बोला जाएगा। तो मैं क्लोन की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं कि संतानें अपने माता पिता जैसी ही उत्पन्न होती हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिएगा, और संतानें अपने जो माता पिता जैसी उत्पन्न हो रही हैं, तो उनमें सबसे अहम रोल मैंने बताया, सबसे मुख्य रोल मैंने आपको बताया कि यह मुख्य रोल होता है उनके अंदर उपस्थित डीएनए का, उनके अंदर उपस्थित जीन का, उनके अंदर उपस्थित गुणसूत्रों का। गुणसूत्र आपने नाम पढ़ा, क्रोमोसोम आपने नाम पढ़ा, तो गुणसूत्र ही है ये जो है ऐसे को सेल के अंदर के, जर्मप्लाज्म के अंदर के पाए जाने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म अंगक हैं, जो कि पैरेंटल कैरेक्टर को डॉटर में ले आने का वर्क करेंगे, माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करेंगे। सेकंड टॉपिक देखते हो, क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन क्या है? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े, आगे देखते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का अर्थ सीधा सा होता है कि जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि या जीवन काल, जितने भी संसार में जीव पाए जा रहे हैं सबका एक निश्चित जो है लिमिट टाइम ऑफ इंटरवल है कि आपको इतने ही समय तक जीवित रहना है। इनका लाइफ स्पान अप्रॉक्सीमेट इतना होता है, एवरेज लाइफ इनकी इतना होती है। क्लियर होता है कि नहीं? अब ह्यूमन बीइंग्स के केस में कहा जाए कि नहीं आदमी 10,000 साल तक जीता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो लाइफ स्पान है उसको अगर हम देखें तो मिनिमम 55-60 ईयर्स आता है। अब उसमें कोई 100 ईयर्स तक जा रहा है, कोई पैदा होते ही मर जा रहा है। दोनों बातें हैं कि नहीं है? तो किसी की आयु जो है 40 साल है, किसी की 45 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 100 साल है, ऐसे है। तो जो एक एवरेज टाइम ऑफ पीरियड निकाला गया है इनका, वह है 55 टू लेकर के 60 ईयर्स तक। क्लियर हो गया? तो यह एक सामान्य मीन्स एक औसत आयु है जो उसकी एक जो है उसी को लाइफ स्पान बोला गया। क्या बोला गया? लाइफ स्पान बोला गया। तो लाइफ स्पान के केस में आइए देखते हैं कि लाइफ स्पान के केस में 2 बातों को ध्यान दीजिएगा। एक तो वे बातें हैं जिसमें एक कोशिका आते हैं, एक वे बातें हैं जिसमें जो है बहुकोशिका आते हैं। एक कोशिका जैसे अमीबा हो गया, जो है पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो ये ऐसे जीव हैं जो कि कभी मरते नहीं।
ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जीव हैं जो कि कभी मरते नहीं। जब ये मरने की स्थिति में होते हैं तो अपने जैसे हजारों जीव पैदा करके जाते हैं। अर्थात इसीलिए कहा गया है कि अमीबा में अमरत्व होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अमीबा अमर है, अमर का मतलब वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? जब वो जान लेता है कि क्लाइमेट हमारा डिसफेवरेबल हो रहा है, क्लाइमेट हमारे अनफेवरेबल हो रहा है, जिस कंडीशन में हम अपने को सर्वाइव नहीं कर सकते, अलाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक जो है सिस्ट बनाएगा, एक पुटिका बनाता है, और पुटिका के अंदर उसका न्यूक्लियस जो होता है वो ढेर सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे ढेर सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। और ये देखिए मरने की स्थिति है उसकी। अब इसके बाद अपने चारों तरफ से साइटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को एडाप्ट कर लेता है, ले लेता है, साइटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को ले लेता है। अब इसका न्यूक्लियस जो रहा है वो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका न्यूक्लियस कई न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है, और यहाँ पर ये अमीबा अब समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये लेयर धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। जब ये लेयर खत्म हो जाएगी आप देखेंगे कि ये मल्टीपल फिशन कर गया, बहुत विभाजन कर गया। एक अमीबा था, एक से कितने हो गए, काउंट करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 10 12 15 100 50 ऐसे हो जाएंगे। तो क्या ये हमारा जब इसकी अंतिम स्थिति आई, समाप्त होने की स्थिति को देखा, तो इसने अपने ऊपर जो है एक मोटा जो है एंडोडर्म की लेयर बना दिया, एक जो है एक मोटी सी पुटिका का निर्माण, सिस्ट का निर्माण कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सिस्ट का निर्माण कर देने के पश्चात कोई भी स्पोर वह हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। अभी कल मैं देख रहा था तो डिस्कवरी पर, उस पर सिस्ट का जिन भी जीवों में अगर जो स्पोर बन रहा, अगर स्पोर के अंदर सिस्ट का निर्माण हो गया, उसके अंदर एक पुटिका बन गई, उसी पुटिका के अंदर वो जीव हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। अर्थात ये चाहे तो कई सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जैसे ही कंडीशन इसके फेवरेबल होती है, फिर से ये पुटिका को जो है सिस्ट को ब्रेक करके बाहर आते हैं, अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लाइफ स्पान का प्रोसेस है। तो लाइफ स्पान के प्रोसेस में आपने देखा कि ये इनका जीवन काल, हम यह नहीं कह सकते कि इनका जीवन काल इतने सालों का है। क्लियर? इनका जीवन काल एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड का नहीं होता। ऐसे जीवों का जो कि एक कोशिक हैं, बहुकोशिक जो है, सभी बहुकोशिक जीवों का जीवन काल का एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित समय होता है कि 100 साल तक जिएगा, 50 साल तक जिएगा, उसी को बोला गया लाइफ स्पान। क्या बोला गया? लाइफ स्पान। तो मैंने एक कोशिक जीवों के विषय में बताया कि जो है जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम के विषय मैंने वही आपको बताया। ऐसे आइए जरा बहुकोशिक जीवों के विषय में देख लीजिए, एलिफेंट को देख लीजिए, आप हाथी को देख लीजिए, नोट करिएगा, हाथी का जो लाइफ स्पान होता है वो 65 to 70 ईयर्स होता है, 65 to 70 ईयर्स। वहीं पर रोज, गुलाब देख रहे हैं, गुलाब, रोज गुलाब, रोज का जो होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है लाइफ स्पान, नोट करिएगा, रोज का 5 to 7 ईयर्स। डॉग 15 to 20 ईयर्स, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग 15 to 20 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, सोचिएगा इसका लाइफ स्पान कितना है, 1 to 2 वीक ओनली, 1 से लेकर के 2 सप्ताह अधिकतम। क्रो मीन्स कौआ, कौवे का लाइफ स्पान होता है 15 ईयर, 15 वर्ष। बनाना, केले का लिख लीजिएगा 10 to 15 मंथ्स मैक्सिमम, 10 to 15 मंथ्स मैक्सिमम। काऊ, गाय 25 to 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स। पैरट का लिखेंगे आप, पैरट का होता है 140 ईयर्स, 140 ईयर्स। एंड क्रोकोडाइल का नोट करेंगे, क्रोकोडाइल का होता है 100 to 120 ईयर्स। सॉरी, क्रोकोडाइल का नोट करेंगे, क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर। क्रोकोडाइल मींस घड़ियाल जिसको बोलते हैं, एलिगेटर नहीं। तो क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स, और पैरट का आपने नोट किया ना 140 ईयर्स। आगे देखिएगा, हॉर्स का नोट कर लीजिएगा, हॉर्स घोड़ा 30 to 40 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स। बटरफ्लाई नोट करेंगे, बटरफ्लाई या फ्रूट फ्लाई नोट करिए, फ्रूट फ्लाई फलमक्खी जिसको बोला गया 40 to 50 डेज, 40 to 50 डेज। पैडी, धान देख लीजिएगा 100 to 125 डेज, 100 to 125 डेज।
टर्टवाइज, टर्टवाइज, टर्टवाइज का देखिएगा 100 to 150 ईयर्स। बनियन ट्री, बनियन ट्री, बनियन ट्री का देखिएगा 200 ईयर्स, 200 ईयर्स बनियन ट्री, बरगद का पेड़ 200 ईयर्स, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं 200 ईयर्स। बनियन के ट्री की एज जो है हजारों ईयर्स होती है, ठीक है ना। पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, तो इनकी एज जो है, इनका लाइफ स्पान काफी ज्यादा होता है। तो इसमें आपने देखा, जो एग्जांपल मैंने दिया अभी आपको, इस एग्जांपल में देखा कि किसी की एज जो है वो मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स हो रही है, किसी की एज जो है 100 ईयर्स में जा रही है, किसी की एज जो है 1000 ईयर में जा रही है। तो सभी जीवों का, जितने भी एनिमल्स हैं, एलाइविंग थिंग्स हैं, एलाइविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो एज वेल एज एनिमल्स हो, प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, सभी का लाइफ स्पान जो होता है वो एक जो है वह सबका अलग अलग होता है, और उसका एक लिमिट होता है, एक निर्धारित होता है कि इसको इतनी एज तक जीना है। ह्यूमन बींग्स में मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया 55 to 60 ईयर, ये ह्यूमन बींग्स के केस में हो गया। तो आइए देखते हैं, तो यहां पर आइए मैं पहला पॉइंट देता हूं कि लाइफ स्पान के बाद जो हम पहले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो होता है रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात प्रजनन की भूमिका क्या है। रोल ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या? रोल ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि सभी जीवधारियों में प्रजनन करने की अपनी एक निश्चित क्षमता होती है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी जीवधारी अपने आप को, अपनी जनरेशन को जो है आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर ये कहिए कि विदाउट रिप्रोडक्शन, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वो असेक्सुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, किसी भी प्रकार का हो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव कायिक जनन, असेक्सुअल अलैंगिक जनन, सेक्सुअल लैंगिक जनन। इसमें आपने देखा कि वेजिटेटिव है या सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन है, अगर इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस जीव की जनरेशन आगे चलेगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जीव की जनरेशन आगे नहीं चलेगी। क्लियर हो गया? इसी को बोला गया रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या हो गया? रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रोल ऑफ रिप्रोडक्शन ये क्लियर कर देता है कि यह जीव इतने साल तक जीवित रहेगा और इसके बाद इसकी मृत्यु होना है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए मैंने पैरट का बताया अभी आपको, तो पैरट का मैंने बताया 140 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया 140 ईयर्स। अगर ये कहीं नहीं, ये पैरट 200 या 300 ईयर्स तक जीवित रहेगा तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो उसके एज के क्रॉस होते होते वह उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सभी जीवधारियों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे जीवधारी मृत्यु से पहले अपनी जैसी कई संतानें उत्पन्न कर दिए होते हैं। जीवधारी मृत्यु से पहले अपनी जैसी कई संतानों की उत्पत्ति कर चुके होते हैं, अर्थात उनकी जनरेशन चलती रहती है, उनकी जनरेशन ब्रेक नहीं होती, रुकती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगला मैंने दिया है रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज, इसमें आप ध्यान देंगे रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज जो मैंने दिया है आपको, तो रिप्रोडक्शन यहां पर आपने देखा रोल ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने पहले आपको बताया, पहला मैंने बता रहे रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की जात। सभी जातियों में अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। आप ऐसा ना समझिएगा कि जो जैसे रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ प्लांट्स में होता है जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ एनिमल्स में होता है, नहीं। कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बस समझ आए कि नहीं? कुछ में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में जैसे कुछ जीव हैं जिसमें, कुछ वनस्पतियां हैं जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका जेनेसिया, ब्रासिका ओलेरेसिया, जिसमें कहा जाता है सिंपली कि ये है सरसों का पौधा है, लाही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऐसे पौधे हैं जिसमें जो जनरेशन हो रही है, जो रिप्रोडक्शन का केस चल रहा है, इसमें ये रिप्रोडक्शन इनका जो है ये कभी कभी सेल्फ रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसी का स्टामेन इसी के ओवरी को फर्टाइल कर देता है, इसको सेल्फ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब एक ही प्लांट में उसी फ्लावर का स्टामेन उसी के ओवरी को फर्टाइल कर दे तो सेल्फ रिप्रोडक्शन हो जाता है। और क्रॉस रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी दूसरे का स्टामेन उसी स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर को जाकर के रिप्रोड्यूस करे, किसी दूसरे फ्लावर की ओवरी को जाकर के क्रॉस करेगा तो क्रॉस रिप्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस होता है। सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं में और क्रॉस का मतलब हो गया दूसरे के साथ। क्लियर?
तो ये हो गया है। आइए देखते हैं अगला मैंने दिया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जिसको कहा गया कार्बनिक विकास या जैव विकास कहा गया। तो जैव विकास की थ्योरी में मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, जीवों के अंदर होने वाला एक क्रमिक विकास होता है। सभी जीवों के अंदर क्रमिक विकास, मैंने ये भी बताया है आपको। आज इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, आज इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, इन सारे जीवों का जो है विकास हुआ है। और जो जीव विकास नहीं कर पाए वो जीव पृथ्वी से विलुप्त हो गए। जैसे आप डायनासोरस को देख लीजिए, उसने डायनासोरस की स्थिति ये थी कि गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल में था। डायनासोरस गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल में था, अपने स्वर्ण युग में था। लेकिन आज की कंडीशन क्या, कोई डायनासोरस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए कि वह अपने को क्लाइमेट के अनुरूप नहीं बना पाया। अगर वो अपने को क्लाइमेट के अनुरूप बना लिया होता तो आज भी उसकी स्पीशीज जिंदा होती, उसकी जातियां आज भी पाई जाती, लेकिन नहीं पाई जा रही है। आज उस तरह के रेप्टाइल्स पाए जा रहे हैं, उस तरह के सरीसृप पाए जा रहे हैं जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लिए, क्लाइमेट के अनुरूप जो अपने अंदर परिवर्तन कर लिए, वही आज जीवित है। अर्थात जितनी भी जीव जातियां संसार में पाई जाने वाली जितनी भी जीव जातियां हैं, वही जीव जातियां जीवित हैं जो कि अपने अंदर मॉडिफिकेशन की क्रिया को कर लिया, जिसने अपने अंदर बदलते वातावरण के प्रति जिसने अनुकूलन की क्षमता किया। अगर बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता नहीं होगी तो अजीव जीवित नहीं रहेगी, उसकी स्पीशीज जो है आगे चलने की वाली नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने टॉपिक बताया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी में अगर कोई आपसे क्वेश्चन राइज कर दे, हाउ कैन बी मेड द प्रोकैरियोट्स, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ही पूछेगा आपसे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के प्रोसेस को आप क्लियर करके हुए बता दीजिए प्रोकैरियोट कैसे बने। प्रोकैरियोट के बनने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा जो है कोएसरवेट्स में, और कोएसरवेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है प्रोकैरियोट्स। और कोएसरवेट के बनने में फिर आगे आप बढ़ेंगे कोएसरवेट कैसे बना है। जब समुद्र के अंदर या समुद्र है पानी, पृथ्वी के ऊपर पानी रुका है, जलाशय बने हैं, उन्हीं जलाशयों में जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बने। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, और जो कॉम्प्लेक्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, डेक्सट्रोज, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन हुआ है तो कोएसरवेट का फॉर्मेशन हुआ है। मींस कोएसरवेट इज द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? कोएसरवेट इज द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएसरवेट क्या है? यह जो है एक विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है, संग्रह होता है। क्लियर हो गया? अब कोएसरवेट बन गई। कोएसरवेट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। कोएसरवेट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। कोएसरवेट प्रोकैरियोट की प्रारंभिक अवस्था है। क्लियर हो गया? अर्थात कोएसरवेट जब बना तो वही मॉडिफाई करके क्या बनाया? प्रोकैरियोट बनाया। और प्रोकैरियोट जब फिर चेंजिंग किया तो क्या बन गई? यूकैरियोट। आधुनिक कोश क्या बन गई? अब आधुनिक कोश क्या बन गए तो उसके अंदर रेगुलर डिवीजन होना शुरू हुआ। जब रेगुलर डिवीजन होना शुरू हुआ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल आना शुरू हो गए। तो इस पृथ्वी पर एक कोशिक जीव बने। पहले अकोशिक थे, फिर एक कोशिकाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुकोशिकाएं, अब बहुकोशिक में हम और आप सब भी आ जाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियां जितने हैं सबके सब आ जाते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की मैं बात अब नहीं कर रहा, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में अमीबा, इवलिना जो है, पैरामीशियम, ये मैं यूनिसेलुलर में आया। तो यूनिसेलुलर ये प्रोटोजोअन्स इनको कहा गया ना। तो प्रोटोजोअन क्यों कहा गया? क्योंकि प्रोटोजुआन, प्रोटियोजुआन, दो वर्डों से मिला प्रोटोजोआ। प्रोटियोजुआन, प्रोटियोज मींस होता है प्रिमिटिव, जुआन मींस एनिमल। प्रिमिटिव एनिमल्स को कहा गया प्रोटोजोआ। क्लियर? जो प्रिमिटिव एनिमल अर्थात सबसे पहले बनने वाला जीव ही प्रोटोजोआ बोला गया। बस समझ आई? तो प्रोटोजोआ इस तरह से आए। आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मैंने क्लियर किया। फिर आगे देखते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। इकोलॉजिकल बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आर इकोलॉजिकल बैलेंस? आप देखिएगा इकोलॉजिकल बैलेंस में, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी जात की संख्या बहुत बढ़ी हुई है तो जाहिर सी बात है हम बार बार यह प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कि जनरेशन को इंक्रीज करिए, जनरेशन को बढ़ाइए, जनसंख्या बढ़ाइए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन नेचर इसको बैलेंस कर देता है, प्रकृति इसको संतुलित कर देती है। बस समझ आई ना? हम कितना ही जो है बढ़ाते चले जाएं,
हम कितना ही बढ़ाते चले जाएं, लेकिन नेचर के खिलाफ जैसे ही हम जाएंगे, प्रकृति के विपरीत जैसे ही हम जाएंगे, प्रकृति जो है असंतुलित हो जाएगी। अब जब ध्यान रहे बेटा, प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो अब फिर से जो है डैमेज कर देती, कहीं अर्थक्वेक आ जाएगा, कहीं सुनामी आ जाएगी, कहीं कुछ आ जाएगा। बढ़ाइए जनसंख्या, कई लाखों में आपने बढ़ा दिया, एक बार सुनामी आ गई, एक बार अर्थक्वेक आ गया, कई लाख जो है समाप्त हो जाएंगे। तो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने यह जो है क्लियर कर दिया कि अगर आप ज्यादा जनरेशन को बढ़ा रहे हैं तो वह उसको बैलेंस करने की क्षमता रखती है, जिसको कहा गया नेचुरल बैलेंस, प्राकृतिक संतुलन। तो प्राकृतिक संतुलन वह संतुलन होता है जिसको नेचर स्वयं अपने अंदर बनाने की क्षमता रखता है। क्लियर, उसको नेचुरल बैलेंस हो गया। और इकोलॉजिकल पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल मींस पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है? पारिस्थितिक संतुलन ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है? सभी जीवधारियों का, एक स्पीशीज की बात, इकोलॉजी की बात आ गई है, यहां पर बात आई इकोलॉजी की। इकोलॉजी में कोई इंडिविजुअल एनिमल नहीं लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इकोलॉजी में टोटल एनिमल को लिया जाएगा, प्लांट और एनिमल जितने भी आएंगे सबको एक साथ लिया जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबकी सब, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, सबके सब जो है एक बैलेंसिंग नेचर में होंगे, एक संतुलित प्रावस्था में होंगे। अगर ये सबके सब संतुलित प्रावस्था में नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस में नहीं है, तो प्रकृति के विपरीत चले जाएंगे। और जब ये प्रकृति के विपरीत चले जाएंगे तो प्रकृति इनको अपने अनुकूल करने के लिए कोई न कोई ऐसा इफेक्ट शो कर देगी जिससे कि इनकी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा, अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस का। तो प्रकृति ने क्या किया, जनसंख्या को खूब बढ़ाया। एक छोटा सा वायरस, फिलहाल इसे हम छोटा इसलिए नहीं कह सकते कि वायरस कभी मरता नहीं, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यह सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होता है। तो जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर वायरस जीवित हो जाते हैं, निर्जीव कोशिका के संपर्क में जाने पर वायरस निर्जीव हो जाते हैं। तो वायरस को हम रोगों के रूप में अलग कर सकते हैं, इसलिए अलग कर सकते हैं तो निर्जीव कोशिका के रूप में आ गया, सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर सजीव हो जाते हैं। तो इसलिए एक वायरस ने क्या किया, आज इस पूरे अगर विश्व को देखा जाए तो कई लाख लोगों जो है इस वायरस के शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वायरस ने क्या किया, ये जो है आसानी पूर्वक जो है एक वायरस हमारे प्राकृतिक संतुलन को जो है वो काफी जो है जो बिगड़ा हुआ संतुलन था उसको बैलेंस में ला दिया। ऐसे ही कभी देखिएगा ध्यान से, अर्थक्वेक आ जाते हैं, अर्थक्वेक भूकंप जिसको कहा गया अर्थक्वेक। अब आप बिल्डिंग बनाते चले गए, पता चला कि आपकी 28 तल्ले की बिल्डिंग हो गई, 30 तल्ले की हो गई, 30 फ्लोर का हो गया, 35 फ्लोर का हो गया, 40 फ्लोर का हो गया। अब ये नेचर के इम्बैलेंसिंग कंडीशन में आ रहा है। आपने डिफॉरेस्टेशन करके वहां पर इंडस्ट्री लगाया, डिफॉरेस्टेशन करके आपने इंडस्ट्री को लगाया, तो डिफॉरेस्टेशन किया तो प्रकृति के साथ आपने खिलवाड़ किया, जंगलों की कटाई किया तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया? तो प्रकृति उसका संतुलन कैसे बनाएगी? उसको तो अपने को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए जो है वो वाइब्रेशन मींस टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो जमीन के अंदर जो मोल्टिंग मटेरियल्स हैं, उस मोल्टिंग मटेरियल्स में धीरे धीरे क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जरा से उसकी हलचल जो होती है ऊपर, जैसे से सेंटर से ऊपर आएंगे तो वो हलचल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है ना? जैसे सेंटर पर अगर 1 डिग्री है तो ऊपर आते आते वो 10 डिग्री हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। तो 1 डिग्री से अगर सेंटर पर 1 डिग्री मूवमेंट किया, ऊपर आने पर 10 डिग्री मूवमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये उछल का पुछल हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो ये नेचर का बैलेंस है, प्रकृति का संतुलन किसी आदमी के द्वारा ये नहीं कराया जा रहा है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस, प्राकृतिक जो है जैव संतुलन जो होता है, ये स्वयं में अपने को संतुलित बनाए रखने की क्षमता रखता है। अगर ये स्वयं अपने को संतुलित में बनाए रखने की क्षमता नहीं रखेगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं कहा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब आगे देखिएगा, फूड सिक्योरिटी। भाई इतने भी एनिमल सरवाइव कर रहे हैं, सभी के अंदर फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतने एनिमल सरवाइव कर रहे हैं, सभी के अंदर फूड सिक्योरिटी होनी। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्या आप लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, सभी के अंदर इस बात की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए कि इनको फूड प्रोडक्शन मिलेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी है। नहीं तो ढेर सारे जीव क्या करें, भूखों मर जाएंगे।
भूखों मर जाएंगे। जैसे आपने देखा साइबर टूथ, एक ऐसा चीता था जिसके बड़े बड़े दांत थे, वो पृथ्वी से विलुप्त हो गया। उनके बढ़े हुए दांत ही उनकी मृत्यु का कारण बन गए, और उन दांतों का उपयोग वो किसी भी जीव को पकड़ करके फाड़ने में करता था। मीन्स जो इंसाइटर उसके थे इतने बड़े बड़े हो गए थे कि वैसी से वो आसानी से फाड़ देता था। आप लोगों ने सिंपली देखा होगा जो जंगली पिग होते हैं, जंगली सुअर देखा होगा आपने, साइड में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, उससे अपना प्रोटेक्शन भी करता है, अपनी सुरक्षा भी करता है, अब किसी भी जीव को मारने में जो है उसका उपयोग भी करता है, फाड़ने में उसका उपयोग करता है, आसानी पूर्वक अटैक करके फाड़ देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फूड सिक्योरिटी मतलब भोजन की सुरक्षा अनिवार्य है। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं मिली एनिमल्स में, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो फूड सिक्योरिटी का होना मस्ट है, भोजन का जो है सुरक्षित होना अनिवार्य है। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि फूड सिक्योरिटी अगर नहीं है तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और फूड सिक्योरिटी है तो एनिमल सर्वाइव करेगा। क्लियर? आइए लास्ट का टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? कायिक जनन क्या होता है पहले आप इसमें देखेंगे, कायिक जनन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव का अर्थ होता है कायिक, अर्थात वेजिटेटिव मींस जैसे इसको आपने लिया और इसको कई खंडों में विभक्त कर दिया। बाय द वेजिटेटिव का प्रोसेस मैं बता दे रहा, बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। समझ में आया ना? जो खंडन की क्रिया, विखंडन की क्रिया होती है, तो ऐसे उसको आप कई भागों में इसको लिया आपने और कई भाग में इसको अलग अलग पार्ट में आपने डिवाइड करके तोड़ दिया। हर टूटा हुआ भाग जो है वह एक नया संतान उत्पन्न करेगा। जैसे अमीबा है तो उसको आपने देखा तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया। जैसे आपने कंद को देखा है ना, शकरकंद जो होती है, इसके आप जो तने को कई भाग में पार्ट में काट देते हैं और काट करके सेंटर वाले पार्ट को भाग, बीच वाले भाग को मिट्टी में दबा देते हैं। वहां से जैसे इस तरह से देखिए आप, इस तरह से देखिए आप, इस तरह से यहाँ पर आपने देखा इस तरह से ये तना है, ऐसे ऐसे ढेर सारे तने इस तरह से लगे हुए हैं, ढेर सारे इस तरह से लगे हुए हैं ऐसे, और यहाँ तक आपने मिट्टी से इसको दबा दिया, मिट्टी से यहाँ दबा दिया, इधर भी आपने बाहर निकाल दिया, इधर भी आपने बाहर निकाल दिया। और ये ग्रीन पार्ट है जो आपने बाहर निकाला, धीरे 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 इसमें क्या हो रही है, इसमें पत्तियों का विकास स्टार्ट हो गया कि नहीं? क्योंकि मिट्टी से बाहर है, सॉइल से बाहर है, और सॉइल के अंदर यहाँ पर आपने देखा है रूट्स हैं, एडवेंशियस रूट्स हैं। ठीक है, क्या है? एडवेंशियस रूट्स हैं। इन्हीं रूट्स में अब आप देखिएगा ये क्या बन रही है, ये धीरे 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 किसमें बदल गई है, ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ये कंद में बदल गए कि नहीं बदल गए? ये फूड को स्टोर कर लिया, किसको? फूड को स्टोर कर लिया। अब इस तरह से आपने देखा कि ये जो है ये वेजिटेटिव है, आपने इसको काट दिया, अलग अलग पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया था, लेकिन हर पार्ट से आपने देखा कि एक ढेर सारे जो है इसमें, गन्ने को आप देख लीजिए, कई पार्ट में आप डिवाइड करते हैं ना, हर पार्ट से गन्ना निकलता है कि नहीं निकलता है? तो उसका ये रिप्रोडक्शन कौन सा कहा जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स, लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको असेक्सुअल बोलेंगे। जैसे एल्गी को ले लिया जाए, एल्गी में 11 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नोट करिएगा। एल्गी में 11 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिएगा। बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, बाय फॉर्मेशन ऑफ एप्लानोस्पोर, बाय फॉर्मेशन ऑफ एकाइनीट, बाय फॉर्मेशन ऑफ एकाइनीट, एकाइनीटों के निर्माण के द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा, लिखा आपने, चल बीजाणुओं के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनीट, पामेला स्टेज, श्लेष्मस्थता इसको बोलते हैं, पामेला स्टेज, लिखा आपने, हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणुविद बोला, नोट करते चलिएगा, हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणुविद। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है एल्गी में, हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणुविद। ये सारे मेथड जो एल्गी जो पढ़ाया जाएगा, सारे मेथड बताए जाएंगे। बैसिडियोस्पोर, टेलिटोस्पोर, यूरोडोस्पोर, नोट कर जाएगा, बैसिडियोस्पोर, टेलिटोस्पोर, यूरोडोस्पोर, यूरोडोस्पोर, बैसिडियम के निर्माण के द्वारा, यूरोडोस्पोर यूरोडियम के निर्माण के द्वारा, टेलिटोस्पोर टेलुटियम के निर्माण के द्वारा, बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा देखा गया। अंडर फंगस में कोनिडिया आ जाता है,
कोनिडिया के फॉर्मेशन के द्वारा बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर एक फंगस के केस में स्पोरेंजियोफोर, जैसे राइजोपस, अंडर ब्रैकेट लिख दीजिएगा राइजोपस, राइजोपस। राइजोपस के केस में आप देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, समझ में आया ना। तो आप देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, मींस दोज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दोज आर क्लियरली बी अकर्ड बाय द सेक्सुअल ऑर्गन्स। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती हो, ऐसे जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ऐसे में जितने भी डेवलपिंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं, जितने भी डेवलपिंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव को भी ले लिया जाएगा उसी में। जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया ना। इस तरह से आपने देखा कि ये रिप्रोडक्शन के प्रकार हो गए। तो यहां पर आपने देखा, मैंने क्लियर किया भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ढेर सारे टाइप्स मैंने बताया आपको। कई जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने ढेर सारे प्रकार आपको बताए। और उसके बाद आपने देखा असेक्सुअल के बाद आपने देखा कि अगला टाइप्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि यहाँ पर लैंगिक अंगों की आवश्यकता होगी। क्या होगी? लैंगिक अंगों की आवश्यकता होगी। जब लैंगिक अंग यहाँ पर मिलेंगे तो वहां पर रिप्रोडक्शन की क्रिया आसान हो जाएगी, अर्थात लैंगिक अंगों के हेल्प से, लैंगिक अंगों की सहायता से रिप्रोडक्शन यहाँ पर आसानी पूर्वक स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी चलता है। तो अगला टॉपिक आप देखते हैं कि इसमें मैंने अभी आपको बताया था मल्टीपल फिशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन में मल्टीपल फिशन है, बहुविखंडन है। तो बहुविखंडन का केस देखा गया। तो बहुविखंडन में आपने देखा कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो जो टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो ढेर सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। एक न्यूक्लियस जो है वो ढेर सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। और जितने न्यूक्लियाई है टोटल के टोटल न्यूक्लियाई अपन चारों तरफ जीव द्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को कवर करके एक नया एनिमल बना दिया। ठीक है ना। अर्थात ये मरते मरते भी सैकड़ों की संख्या में अपनी जात को पैदा कर गया। क्लियर हो गया। इसको हमने क्या कहा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा। ठीक ना। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है मल्टीपल फिशन। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन मींस बहुविखंडन। क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। कुछ में होता है बाइनरी फिशन, जैसे यूग्लिना है और पैरामीशियम है। द्विखंडन, अमीबा में भी होता है द्विखंडन। एक अमीबा है, इस तरह से आपने देखा कि एक अमीबा है इस तरह से, सिंपल सा प्रोसेस आप देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। एक अमीबा है इस तरह से, और ये अमीबा का कोई शेप साइज स्ट्रक्चर तो कांस्टेंट है नहीं, ये अमीबा हो गया। जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो अपने लोकोमोटिव कंडीशन में को छोड़ करके इस तरीके में आ जाता है, थोड़ा सा अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, सिकोड़ लेता है, और ये मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करेगा। मध्य संकीर्णन प्रारंभ करता है इस तरह से, यहाँ से मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करेगा, मध्य संकीर्णन प्रारंभ करेगा, और यहाँ से ये न्यूक्लियस है, इसका इस तरह का न्यूक्लियस है, ये फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाता है। और चपटा हो जाने के बाद धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, कंडीशन आएगी, ये जाकर के मिल जाते हैं, और इसका न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस इधर हो जाएगा। और आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक अमीबा से दो छोटे छोटे अमीबुला तैयार हो गए कि नहीं हो गए? तो एक से दो बन गया, तो ये बाइनरी फिशन हुआ। क्या हुआ? बाइनरी। इसको बोला जाएगा बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी फिशन बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि द्विखंडन का प्रोसेस मैंने बता दिया, बहुविखंडन का प्रोसेस मैंने बता दिया, मुकुलन का प्रोसेस मैंने बता दिया। बट जैसे मुकुलन के प्रोसेस में आप ईस्ट का एग्जांपल देख लीजिए, ये ईस्ट है, ऐसे मुकुल मतलब बड होता है ना, कलिका। कलिका को इंग्लिश में जो है, कलिका को इंग्लिश में बड बोला जाता है। ठीक ना। ये जो ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक कलिका ऐसे बन गई। ठीक है। जैसे आपने देखा है कैक्टस में देखा होगा, नागफनी में देखा होगा, ऐसे इसमें बन गया, ऐसे इसमें बन गया, फिर ऐसे इसमें बन गए। ये अलग अलग ये टूट जाएंगे, और जब ये टूट जाएंगे तो टूटने के बाद ये अलग होकर के फिर से अपनी एक नई स्पीशीज को तैयार कर देते हैं। क्लियर। ये प्रोसेस इनका क्या बोला जाएगा? ये प्रोसेस इनका बोला जाएगा ये मुकुलन की विधि है, बडिंग की विधि है। क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि इस तरह का जो रिप्रोडक्शन जो ईस्ट में पाया जा रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी
अपने इस आज YouTube के चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो है ये क्लियर कर दिया कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये कैसे होता है। अभी आपको देखना है कि इसमें एल्गी में, जो है फंगस में, और इसके साथ साथ हायर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स में, जिसमें इंक्लूडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स भी आएगा, मनुष्य भी आएंगे, और अंडर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स भी आएंगे। इन सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो मैं इसका लेक्चर आपको अपने अगले जो है टॉपिक पर जो है अगले लेक्चर में आपको जो है अपलोड करेंगे। आज का जो है हमारा लेक्चर रहा है सिर्फ जो है यह रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ रिस्पांस से लेकर के सिंपल वे रोल ऑफ रिप्रोडक्शन का। रोल ऑफ रिप्रोडक्शन में मैं वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया हूं। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिएगा वो नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, और इसका आप लोग पूरी तरह से प्रॉपर नोट बनाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने अराइज किए हैं सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते जाएंगे। और यह जो टॉपिक अगर आपकी समझ में ना आया हो उस टॉपिक के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है 9919529090। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन अराइज करके हमसे उसका आंसर ले सकते हैं। हमने कहां से पढ़ाया है, किस बुक से पढ़ाया है, किस पेज से पढ़ाया है, वो मैं ऑलरेडी दे रहा हूं आपको। जैसे कल के जो हमने अपना वीडियो अपलोड किया है उसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने किस बुक से पढ़ाया है और किस पेज से पढ़ाया है, या मैंने जो है उसको जो है एक्सप्लेन किया है, बताया है, ऑलरेडी मैंने दिया है। इस तरह से अगर आपके सामने कहीं भी कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा है तो आप लोग हमसे सारे क्वेश्चनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।